क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे हम लोगों ने? मैम ज्यूटर आयनिक फॉर्म। स्वेटर आयनिक फॉर्म, तो वहां तक समझ में आ गया था सबको? यस मैम। चलो, वहां तक क्लियर था। तो आज हम पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। अमाइनो एसिड्स, देखो बच्चों, अमाइनो एसिड्स अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस, कि वो हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, या हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी खुद से उन अमाइनो एसिड्स को क्रिएट करती है या नहीं करती है, उस बेसिस पे अमाइनो एसिड्स दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर essential amino acid and the second one is non essential. अब याद कैसे रखोगे कौन सा एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल है? मतलब पहले तो याद रखना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होता क्या है। देखो, एसेंशियल का मतलब जो हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी होती है, मतलब हमारे लिए ज्यादा चीजें मैटर कौन सी करते हैं, जो हमारे पास नहीं है, वही ना। yes, मैम। तो इसका नॉन मतलब एसेंशियल तो हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है। हाँ, तो एसेंशियल अभी हम बता रहे हैं, एसेंशियल्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय बॉडी। अब बॉडी हमारी नहीं बनाती है तो हमें बाहर से अमाइनो एसिड्स लेने पड़ेंगे, इसलिए इन अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, हमें जरूरी नहीं है उनको बाहर से लेना, कैन बी क्रिएटेड बाय बॉडी। हमारी बॉडी खुद से अमाइनो एसिड्स को, तो टोटल हमारे पास 9 तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। अब 9 ये कौन कौन से होते हैं, नाम लिखेंगे फटाफट से। फर्स्ट ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, मैथियोनिन, ल्यूसिन, वेलाइन, फ्योरिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। देखो, लाइसिन और ल्यूसिन दो अलग अलग चीजें हैं। नॉन एसेंशियल जितने इसके अंदर बच गए, जैसे कि टायरोसिन हो गया, प्रोलीन हो गया, तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स में 9 को माइनस कर देना, बाकी बच जाएंगे हमारे 11 जो नॉन एसेंशियल में आएंगे। तो याद रख लेना सिर्फ एसेंशियल वाले, नॉन एसेंशियल खुद से याद हो जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें अगर क्लियर हुई आप लोगों को। अब मैम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक और बार रिपीट कर दीजिए। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल मतलब कोई चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी होगी, जो हमारे पास नहीं है उसी चीज की तो हमें जरूरत है ना, मतलब नीड के अकॉर्डिंग होता है। जो अमाइनो एसिड्स की हमें नीड है, हमारी बॉडी खुद से नहीं बना रही, हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से क्रिएट कर रही है, हमें जरूरत नहीं है उन अमाइनो एसिड्स को बाहर से लेने की, तो वो नॉन एसेंशियल। यस मैम, ओके। ठीक है, चलो। अब अमाइनो एसिड्स बच्चों टोटल 4 टाइप्स में और हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अब देखो, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में कौन कौन आते हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन। ये हमारे आते हैं नॉन पोलर में और पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलर, नॉन पोलर। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। पोलर और नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम समझ सकते हैं इसका, इसको केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन पे चार्ज होता है, एक एक करके बोलो। तो पोलर मॉलिक्यूल्स बनाते होते हैं। पोलर एक्वस सॉल्यूशन में जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको बोलते हैं हम पोलर। और जो डिसॉल्व नहीं होते, और एक्वस सॉल्यूशन भी किसका? वाटर, वाटर का ही तो होता है एक्वस सॉल्यूशन। तो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे पोलर, और जो डिसॉल्व नहीं होंगे वो नॉन पोलर। जिन
अमाइनो एसिड्स के ऊपर होगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप लोगों को बता, देखो एक चीज याद रखना बस, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा, NH3 पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा, COO नेगेटिव की वजह से। तो अब इनको देख लेना बच्चों कि आपके अमाइनो एसिड में NH3 पॉजिटिव वाले अगर ज्यादा हैं, NH3 पॉजिटिव वाले ज्यादा, देखो जैसे कि लाइसिन वाली स्ट्रक्चर देखो एक बार, ये लाइसिन वाले स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक NH3 ये रहा और एक NH3 ये रहा, मतलब दो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, डोमिनेटिंग कौन हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हमारे लाइसिन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। आर्जिनिन में भी देखो 1 2 3 यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स है, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज। सेम यहाँ पे भी, और नेगेटिव चार्ज भी देखो 1 पॉजिटिव चार्ज वाला और 2 नेगेटिव चार्ज वाले, 1 पॉजिटिव चार्ज वाला और 2 नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये तो आप लोग इजीली बता सकते हो। तो याद रखना बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज वाले 3 होते हैं, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टीडीन, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टीडीन, ये तीनों हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज हमारे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इससे ये भी पता चल रहा है कि सारे नेगेटिव चार्ज वाले कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। क्यों होंगे एसिडिक नेचर, क्योंकि COO नेगेटिव के ऊपर, CO नेगेटिव का चार्ज नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, तो अगर ज्यादा अमाउंट में CO नेगेटिव हो तो उसका अमाइनो एसिड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। जिसके पास ज्यादा अमाइनो ग्रुप्स हो गए तो उसका नेचर कैसा बन गया, बेसिक। तो अमाइनो एसिड आपके एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। किस बेसिस पे, कि नंबर ऑफ एटम्स NH3 वाले या CO नेगेटिव वाले कौन से ज्यादा हैं। बताओ ये चीज समझ में आया, बोलो। चलो अब यहाँ पे ना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है प्रोलीन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड के अंदर अगर आप देखोगे ना NH3 पॉजिटिव है, सब में NH3 पॉजिटिव मिलेगा, सिर्फ ये एक अकेला अमाइनो एसिड ऐसा है जिसके अंदर NH3 पॉजिटिव कहीं नहीं होगा, इसके अंदर NH2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, और NH2 को हम बोलते हैं इमीनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप। और NH3 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप। और ये सारे के सारे अमाइनो एसिड बने कैसे हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड, सिर्फ जो वो R ग्रुप हम बता रहे थे ना लास्ट क्लास में, उस R ग्रुप को देखो पूरी की पूरी, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका यहाँ पे कलर से हाईलाइट हुआ ना, ये चेंज हो गया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे ये साइड चेन लगा दिया, यहाँ पे S लगा दिया SH वाला, यहाँ पे देखो ये रिंग लगा दिया हमने यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप के चेंज होने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स बन गए। बेटा पोलर अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपका एक एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं, which can form aqueous solution in water। और नॉन पोलर जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना सकते। पोलर वालों के पास हमेशा अल्कोहलिक ग्रुप होगा OH, देखो ये रहा OH, इसमें कीटोन ग्रुप है, देखो इन दो में कीटोन ग्रुप आ गया है। पोलर डज नॉट डिसॉल्व, बेटा पोलर डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है ना इनके पास, कोई बात नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स के पास ये रिंग्स भी मेरे को देखने के लिए मिल रही है, 1 2 3, एक ये है 4। तो इन अमाइनो एसिड्स को हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी बोल सकते हैं, नहीं, जिन अमाइनो एसिड्स के पास रिंग है एरोमेटिक, यस मैम, यस मैम, का नाम एरोमेटिक भी हो जाएगा। तो ऐसे ये मतलब जनरली अगर आप देखो ना तो आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स दी हुई है। एक तो आपका सबसे पहले एलेनिन, और आपका ग्लाइसिन। अच्छा ग्लाइसिन ही जो होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड या फिर सबसे सिंपलेस्ट, जिसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं होती। इनकी स्ट्रक्चर भी बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर ही, यस मैम, स्ट्रक्चर बना लो बच्चों आप लोग, इनका याद रहेगा।
सबसे पहले ग्लाइसिन का बना, NH3 पॉजिटिव CHCOO नेगेटिव। एलेनिन में क्या करना है, बस H को हटा के इसकी जगह पे CH3 लगा देना है। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एंड नीट में आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। ये 3 स्ट्रक्चर तो याद रखना ही रखना आप लोग। बना लिया? और एक वो प्रोलीन वाला याद रखना, उसको भी लिख लो। मैम ये तो 11th का चैप्टर 12th में भी आएगा बेटा। 12th तो मैं आपकी केमिस्ट्री में है ना, ये तो केमिस्ट्री तो बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। All amino acids have amino group, amino मतलब NH3, but proline has imino group. इमिनो मतलब NH2। लिखो इन पॉइंट्स को। हो गया? मैम एक सेकंड पॉइंट शो करना, वो जो आपने दिखवाए थे अभी। ये वाले ना, यस मैम पॉइंट। यहीं पे ना मैं ऐड कर देती हूँ एक दो और पॉइंट्स, लिख लो। All amino acids are optically active। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा सकते हैं, एक को छोड़ के, बस किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन क्यों नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव? कायरल कार्बन नहीं है बिकॉज उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। वेरी गुड। एक और लिख लो, अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, तो इनके पास एक रिंग होती है। कौन से होते हैं? सारे अमाइनो एसिड्स, सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। क्लियर यहां तक? मैम ग्लिसरीन क्यों नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव? ग्लाइसिन इसलिए नहीं होता ना क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है। अब देखो ना, 2 ग्रुप सेम हो गए ना, लिख लो नो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। हो गया? अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जो मैंने अभी आपको उस टेबल में समझाया ना, उसी को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि टेबल से तो आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया होगा कौन कौन से एसिडिक है, कौन कौन से बेसिक है। किया किसी ने नोट डाउन उनके नाम? यस No, मैम ma'am. मैंने कर लिया। नो मैम। लिख लो फिर इनको, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इनके अंदर लिख लेना। एसिडिक का मतलब क्या होगा? उसके पास COH ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप। बेसिक वाले के पास NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू COH। और न्यूट्रल में दोनों इक्वल होंगे अमाउंट में। इससे याद रहेगा आप लोगों को। सबके नीचे नाम लिख लेना। न्यूट्रल वाले कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल में मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, जैसे कि हमारा ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन,
और आइसोल्यूसिन, ये न्यूट्रल में है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का कहाँ कहाँ पे रोल होता है? अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस, अमाइनो एसिड का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज, बिकॉज अमाइनो एसिड क्या एक मोनोमर है किसकी? हमारे प्रोटीन का। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लाइक हॉर्मोन्स भी होते हैं, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये सब किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं ये। तो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स आपस में लिंकेज कैसे बनाते हैं। अमाइनो एसिड लिंकेज, अब लिंकेज बना के क्या चेन बनाएंगे? जब दो अमाइनो एसिड्स को हम एक जगह कंबाइन करा देंगे तो क्या बनेगा? उससे एक प्रोटीन चेन बननी स्टार्ट होगी ना। अब देखो यस कैसे मैम। बनाओगे? एक अमाइनो एसिड लिखो, CH, ऐसे ना इसको पूरा ओपन करके लिखना, C डबल बॉन्ड O H। एक और अमाइनो एसिड यहाँ पे साइड में लिखो, यहाँ पे ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, सभी अमाइनो एसिड सेम ही लिंकेज दिखाएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे? वाटर का रिमूवल होगा ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे वाटर का रिमूवल। अब कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे इनके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड, NH2CHR, C डबल बॉन्ड O, NHCHR, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो बॉन्ड कौन सा बना? CONH बॉन्ड। इसी CONH बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब मैंने दो अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाया तो मैं इसको क्या बोलूंगी? डाइपेप्टाइड। तीन को ज्वाइन करा देंगे तो ट्राइपेप्टाइड। ऐसे ही करके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन बोलेंगे हम लोग। अच्छा, प्रोटीन एक होमोपॉलीमर होगा या हेट्रोपॉलीमर होगा? मैम हाइड्रोपोलिक। हेट्रोपॉलीमर होगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होंगे। थोड़ी ना जरूरी है कि एक ही अमाइनो एसिड्स होगा उसी का पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसलिए प्रोटीन हमेशा एक हेट्रोपॉलीमर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स का। तो इसी लिंकेज को हम, इसी को हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्लियर? यस मैम। अब इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं इसकी और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे। तो आपको ए में तो दिया हुआ, देखो एक अमाइनो एसिड ये और एक अमाइनो एसिड ये, बीच में लिंकेज कौन सा? CONH लिंकेज। तो अगर ऐसे आप चेन बनाओगे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर प्राइमरी के बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, प्राइमरी में तो ऐसे समझो एक सिंपल थ्रेड है ऐसे बिल्कुल। अब मैंने क्या किया? इस थ्रेड को ऐसे कॉइल करा दिया, किसकी फॉर्म में? हेलिक्स की फॉर्म में। इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी हम इसको बोल सकते हैं। जब आपने एक प्रोटीन को हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर आप इसको हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट ना करके इसको प्लेट की फॉर्म में कर दो ऐसे, इसका ना देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाना। ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई हमारी? ये भी प्रोटीन है, एक अमाइनो एसिड, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं आपस में, बीच में यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज। इसकी हमने एक शीट की टाइप में इनको अरेंज कर दिया, इसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट।
तो ये दोनों की दोनों आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में। तो आप बोल सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप में होती है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड तो सबके अंदर होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। सेम यहाँ पे भी इनके बीच में शीट्स कैसे बनेंगी? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आके अटैच हो जाएगा। बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। एग्जाम्पल क्या होगा? अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल कैरेटिन प्रोटीन, और बीटा प्लेटेड का सिल्क प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन जैसे कि हमारे हेयर्स में होता है, वो पता है हेयर्स में जो गर्ल्स स्ट्रेटनर्स यूज करती है, तो स्ट्रेटनर्स में क्या होता है? स्ट्रेटनर्स आपके हेयर्स का जो कैरेटिन प्रोटीन होता है उसके अंदर से हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो ब्रेक करा देता है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपकी पेप्टाइड चेन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, इसका मतलब आपके हेयर स्ट्रेट हो जाता है। मतलब प्राइमरी, हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है वहां पे वो। अब किसी किसी के हेयर्स बहुत ज्यादा कर्ली होता है, तो इसका मतलब उनके हेयर्स की कैरेटिन प्रोटीन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसलिए बहुत ज्यादा हेलिक्स शेप है। किसी किसी में बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। सेम परमानेंट स्ट्रेटनिंग जब कराते हैं तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग होता है ना, उसमें क्या होता है? परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं हेयर्स, उसमें भी तो यही होता है। हेयर्स के ऊपर केमिकल्स यूज करके केराटिन प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करा देता है, फिर कुछ टाइम तक वो अपने शैम्पूज अपने कंडीशनर देता है, तो वो शैम्पूज और कंडीशनर के अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं जो आपकी केराटिन प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने को रोकता है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे नहीं बन पाते, हेयर्स एकदम स्ट्रेट एंड स्मूथ रहते हैं। क्लियर सेकेंडरी स्ट्रक्चर? अब आती है नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देखो कैसे बनाया हुआ है। इन्हीं हेलिक्स को इस फॉर्म में ले आओ, तो कुछ ज्यादा कॉइल हो गया। एक 3D डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर होती है ना ऐसे, जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई हुए है। बस याद रखना कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा बॉन्ड अटैच हो जाते हैं आपके कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ये आपके यहाँ पे बन जाते हैं, या फिर इसके अलावा डाइसल्फाइड की जगह आपके वंडरवॉल इंट्रैक्शंस भी यहाँ पे आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी आ जाता है। बट मेनली क्वेश्चन ये पे आता है, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं टर्शियरी में, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेकेंडरी में पेप्टाइड और हाइड्रोजन, और प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड। डन? टर्शियरी का एग्जाम्पल, टर्शियरी का एग्जाम्पल हमारे सारे एंजाइम्स इसी स्ट्रक्चर में होता है, या फिर मायोग्लोबिन प्रोटीन, मायोग्लोबिन ये भी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? जब हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन तीनों को ले जाके एक जगह कंबाइन करा दिया, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी टर्शियरी तीनों को कंबाइन करा के एक जगह करा देते हैं, उसको बोल देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो दो अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती है, तो इसीलिए तो बनाया गया है, अलग अलग चेन्स को लेके आए एक जगह इकट्ठा कर दिया। एग्जाम्पल इसका हीमोग्लोबिन। और कैसे ज्वाइन कराता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? तीनों स्ट्रक्चर्स को एक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से ज्वाइन करा देता है। तो ये हुआ हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स। क्लियर? कर लोगे यहां तक? अब एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो। एनसीईआरटी क्या लिखती है? प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर, ये तो पॉइंट आपको पता है हेट्रोपॉलीमर क्यों है, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट things in different contexts. In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula NaCl, MgCl2, etc. Organic chemists always write a 2-dimensional view of the molecule by representing the structure of
अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए 2 डायमेंशनल व्यू देखते हैं, जैसे कि बेंजीन, नैफ्थलीन। फिजिस्ट क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, जबकि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। मतलब इन्होंने बोला कि कोई केमिस्ट किसी स्ट्रक्चर को पढ़ता है तो वो 2 डायमेंशनल देखता है, फिजिसिस्ट पढ़ता है तो 3 डायमेंशनल देखता है। बट बायोलॉजी में एक ये ऐसी स्ट्रक्चर है प्रोटीन जिसको हम 4 लेवल्स पे पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, पोजिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक एक पोजीशन पे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर उसी को एक हेलिक्स में कर देंगे तो उसको अल्फा हेलिक्स, प्लेट शीट में कर देंगे तो बीटा प्लेटेड उसको। द प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड राइट हैंड बताएगा लास्ट, जैसे एक सिंपल थ्रेड होता है स्ट्रेट, बिल्कुल वैसे। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। अब ये एन टर्मिनल अमाइनो एसिड और सी टर्मिनल देखो कैसे आप इसको देख पाओगे, यहाँ पे देखो ये एक अमाइनो एसिड है तो ये इसका एन टर्मिनल हो गया और ये इसका सी टर्मिनल हो गया, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। आपको याद है जब हम एंटीबॉडीज पढ़ रहे थे तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था एन टर्मिनस और सी टर्मिनस, बताया था ना? यस मैम। तो वहां पे वो एन और सी का मतलब यही था। तो एक एंड बताएगा आपका एन टर्मिनस और दूसरा एंड बताएगा आपका सी टर्मिनस। फिर ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता दिया इन्होंने, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बता दिया 3D। फिर टर्शियरी के बाद आपका आ जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का इन्होंने हीमोग्लोबिन ही बताया हुआ है। 2 सब यूनिट्स होती है अल्फा टाइप की, 2 सब यूनिट्स होती है बीटा टाइप की, ये मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन को बनाती है। अब इसमें एक पॉइंट और है बस एक्स्ट्रा, वो ऐड कर लो, देन हमारा प्रोटीन फिनिश। मोस्ट अबेंडेंट एनिमल प्रोटीन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। मैम रूबिस्को। एनिमल प्रोटीन, रूबिस्को तो प्लांट प्रोटीन होता है। एंड मोस्ट अबेंडेंट प्लांट प्रोटीन, पता है किसी को? एनिमल प्रोटीन तो होता है कोलेजन और प्लांट प्रोटीन होता है रूबिस्को। क्लियर है चीज? यस मैम। चलो अच्छा, कोलेजन की अगर हम बात करें तो कोलेजन की अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से स्कर्वी होने लग जाता है, गम्स में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है बहुत लोगों को। तो गम्स ब्लीडिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, कोलेजन की डेफिशिएंसी होना आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर कोलेजन को मेंटेन रखना है तो रेगुलर वे में विटामिन सी कंज्यूम करना होता है। विटामिन सी जितना ज्यादा खाओगे स्कर्वी प्रॉब्लम, गम्स ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम ये कभी नहीं होती। तो ये छोटी छोटी सी चीजें बच्चों, जितने जहां से क्वेश्चन आता है मेनली मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच वन इज लिपिड्स। एनी आइडिया लिपिड्स क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक होता है लिपिड्स का। अच्छा सबसे पहली चीज, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। ये होता है हमारे वाटर इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल किसके अंदर होंगे फिर ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? आज क्लास में बड़े शांत शांत हो आप लोग। soluble in organic solvents like ether, benzene, इनके अंदर ये आपका, अच्छा मैक्रो मॉलिक्यूल है या माइक्रो मॉलिक्यूल है? मैम माइक्रोमोलेक्यूल। ये माइक्रो मॉलिक्यूल।
आई गेस माइक्रो नहीं मैक्रो है ना, ये यस मैम मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल है, यस मैम मैक्रो है। मैक्रो मॉलिक्यूल है। बिकॉज इसको हमने कहाँ पे निकाला था, इसको हमने उसमें एसिड इन सॉल्युबल पूल में देखा था। एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होता ये, तो सॉल्युबलाइज ना होने वाले मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है सबसे पहला, क्यों हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल, देखो हमने मैक्रो माइक्रो का डिफरेंशिएशन देखा था कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा वो तो मैक्रो मॉलिक्यूल, और उससे कम माइक्रो। लेकिन लिपिड एक ऐसा है जिसका 800 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, फिर भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों यस मैक्रो मैम मॉलिक्यूल एक्सेप्शन होता में है? लिखा हुआ था। हाँ, क्योंकि कभी भी सिंगली नहीं रहता है, ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में रहता है हमेशा। अभी ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में मतलब किसी ना किसी के साथ अटैच्ड रहता है, तो जब वो फिल्ट्रेशन करता है तो फिल्ट्रेशन में हमेशा मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ इकट्ठा हो जाता है। साइज छोटा है लेकिन ग्रुप में रहता है हमेशा, इसलिए बड़े लोगों के जैसे बिहेव करता है ये। तो लिख लो इसको, मैक्रो मॉलिक्यूल है प्रेजेंट इन एसिड insoluble pool। आइडियली तो मैक्रो नहीं, हाँ आइडियली मैक्रो नहीं हुआ क्योंकि 800 डाल्टन है, लेकिन हम इसको लिखते मैक्रो में। अब डेफिनेशन पे आओ, लिपिड क्या होता है? इट इज अ एस्टर ऑफ, लास्ट क्लास में कोई आई गेस पूछ रहा था मैम एस्टर क्या होता है? यस मैम। एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब देखो एस्टर मैंने क्या बताया था, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, ये होता है एस्टर ग्रुप। अब देखो इसके अंदर ये एस्टर ग्रुप कैसे बनता है। सबसे पहले लेने हैं हम लोगों को फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब कोई भी एसिडिक ग्रुप ले लिया मैंने, उसके साथ अल्कोहल। अल्कोहल में लेते हैं हम आपका ग्लिसरॉल, लिखो ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH। इसकी रिएक्शन आपको RCOH के साथ कराना है। दिस वन इज योर ग्लिसरॉल। इसका आईपैक नेम कौन बताएगा ग्लिसरॉल का? आईपैक नेम सिखाए होंगे ना आप लोगों को खुशबू मैम ने। कार्बन कितनी है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते हैं ना हम लोग। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना है? 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हुआ? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये हुआ इसका नाम। और ये हमारा बेचारा फैटी एसिड। अब ये लिंकेज कैसे करेगा? लिंकेज देखो अब इसका, इनके बीच में लिंकेज होगा, यहां से तो H निकलेगा और यहां से OH बना दो। कैसे बनेगा? CH2O C डबल बॉन्ड OR। एक O रहेगा ना इसके पास, नहीं एक एक्स्ट्रा बन गया। ये होगा हमारा, और नीचे वाला चेन एज इट इज रहेगा CH2OH। इसको हम बोलेंगे बच्चों मोनोग्लिसराइड, क्योंकि इसमें एक फैटी एसिड अटैच है। और अगर मैं यहाँ पे 2 फैटी एसिड अटैच करा दूंगी तो क्या बन जाएगा वो? डाइग्लिसराइड। और 3 अटैच करा देंगे तो ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड को ही हम क्या बोलते हैं? आपका लिपिड बोलते हैं। अब देखो ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, बना के देखो जरा एक बार खुद से। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनाना है? CH2OH CHOH
CH2OH, कितने? 3 COHR बना दो। CH2O C डबल बॉन्ड OR, CH2O C डबल बॉन्ड OR, CH2O C डबल बॉन्ड OR। ये बन गया हमारा लिपिड। आया समझ में? मैम ये जो मोनोमर है, क्या बोल रहे हो? जो लिपिड का ये जो मोनोमर है, वो जो ये पॉलीमर पूरा लिपिड ये है। ये लिपिड पॉलीमर नहीं होता, एक नॉन पॉलीमर होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है लिपिड। ओके मैम। लिख लो इसको। लिपिड इज अ नॉन पॉलीमर। ये नहीं कि आप ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाओगे तब लिपिड बनेगा, जैसे उसमें था प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स को लिंक कराया तो प्रोटीन बना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंगली ही लिपिड होता है, ये इसी को लिपिड बोलता है, या फिर इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। अब लिपिड डिपेंड करेंगे, अलग अलग टाइप के लिपिड्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस पे? इन आर ग्रुप्स पे। आर ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आर ग्रुप? आर ग्रुप आप जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया। इसका मतलब कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक हो सकते हैं। एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं आपके यहाँ पे आर ग्रुप में। अब 19 कार्बन है, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना। वाला फॉर्मूला लगा के CnH2n+2, यही तो होता है ना एल्केन के लिए फॉर्मूला, और यस मैम। एल्कीन के लिए CnH2n, हाँ, और उसके लिए एल्काइन के लिए CnH2n-2। हो गया यहाँ तक सबका? अब 2 एग्जांपल्स है बच्चों जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है फैटी एसिड का। पाल्मिटिक एसिड और एक एरेकिडोनिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, CH3 CH2 का होल 40 COOH, और एरेकिडोनिक C19 H31 COOH। या फिर इसको ना एक सिंपलेस्ट तरीके में भी लिखा जा सकता है। कैसे? देखो, P4 क्या होता है? P4 15। याद रखने का तरीका, P4 15 मतलब पाल्मिटिक एसिड के अंदर 15 कार्बन आएंगी। करने हैं जैलेंस्की 15 कार्बन, C15 हाइड्रोजन ऐड करना, 14 टू जा 28, 29, 30, 31, तो C15 H31 COOH। फॉर्मूला याद रखने का तरीका, 15 टू जा 30, 30 + 1 31, P4 15 कार्बन, 15 टू जा 30, 30 की एड 1 कर दो 31, और COOH। एक और फॉर्मूला आता है आपका स्टीरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये 2 सैचुरेटेड होता है आपके फैटी एसिड्स। क्वेश्चन आता है यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो भी आपको बताओ। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी बताया, पाल्मिटिक और स्टीरिक। जैसे पाल्मिटिक P4 15 होता है ना, ऐसे स्टीरिक में S4 17 होता है, वहां पे 17 कार्बन होंगी। हो गया यहाँ तक? यस। चलो यहाँ तक डन। अब लिखो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड कोई भी चीज वो होती है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। वो फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होंगे जिनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और
सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड्स एब्सेंट होंगे, डबल बॉन्ड एब्सेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड अनसैचुरेटेड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिंपल। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सैचुरेटेड आपके एनिमल फैट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एनिमल फैट, और अनसैचुरेटेड प्लांट फैट। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने के लिए, या फिर हम बोले डायरेक्टली कॉजेज हार्ट डिसीज, और अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हार्ट डिसीज। क्लियर। अब सैचुरेटेड के दो एग्जांपल्स, पहला पाल्मिटिक एसिड, फॉर्मूला बताना जरा पाल्मिटिक एसिड का और स्टेरिक एसिड का। मैम C30 H31 COOH। स्टेरिक एसिड का भी सोचो, P4 15 S4 17, तो C17H 33। 35 17 म्हणजे 17 17 टू जा 34, 34 प्लस 1 35। 35, ये हुआ। हो जाएगा याद इतना। अब लिखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के आप लोगों को 4 एग्जांपल्स याद रखना है। पहला ओलिक एसिड, डबल बॉन्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया बेटा। डबल बॉन्ड का मतलब जैसे ना ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको तो हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। या फिर एक ये हो गया CH3, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है वो अनसैचुरेटेड। मैम आज केमिस्ट्री की क्लास की बेटा, केमिस्ट्री है ना ये तो पूरा, ठीक है। सैचुरेटेड कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा उसमें, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अनसैचुरेटेड उसमें डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, वो डिपेंड करेगा। तो अनसैचुरेटेड के 4 एग्जांपल्स, पहला ओलिक एसिड, सेकंड लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एंड फोर्थ एरेकिडोनिक एसिड। अब इन चारों को एक ही सीरीज में लिखवाने का एक वे है ये कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं। ओलिक एसिड के अंदर होता है 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक के अंदर होते हैं 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक में होते हैं 3, एरेकिडोनिक में होते हैं 4। जिसके अंदर सिर्फ 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं MUFA। जिसके अंदर 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं PUFA, मूफा और प्यूफा। अभी म्यूफा और प्यूफा क्या है? MUFA मोनो
अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड मतलब एक अनसैचुरेशन है, मतलब एक डबल बॉन्ड है। मोनो अनसैचुरेटेड, Fa मतलब फैटी एसिड, और PuFa मतलब पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा MuFa है, कौन सा PuFa है, या फिर पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इसमें भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ से ये बनता है, जो मैंने अभी आपको पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड बताया, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड प्लस म्यूफा। देखो म्यूफा और प्यूपा मतलब ये ना, देखो फुल फॉर्म लिखा नीचे। म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड, मतलब एक अनसैचुरेशन है, एक डबल बॉन्ड है। प्यूफा मतलब एक से ज्यादा। देखो ना, इसमें लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड, एरिकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड्स। एक से ज्यादा। हाँ, एक से ज्यादा होंगे तो प्यूफा बोलेंगे, सिर्फ एक होगा तो म्यूफा बोलेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, तक क्लियर है? तो हाँ, मैं एक और चीज आप लोगों को बता रही थी, पाल्मिटिक एसिड प्लस स्टेरिक एसिड और प्लस म्यूफा, ये होते हैं हमारे कैसे नॉन असेंशियल फैटी एसिड। नॉन असेंशियल फैटी एसिड। और जितने भी प्यूफा होते हैं सारे के सारे, वो कैसे होते हैं? असेंशियल फैटी एसिड। यहां से भी बच्चों क्वेश्चन आता है आप लोगों का। मैम उसमें H31 कैसे? बेटा वो जो 31 और ये बताया ना, मैं CnH2n वाला फॉर्मूला मत लगाना वहां पे, सिर्फ फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया है मैंने आपको। ये C15H31, आप इसको ना स्ट्रक्चर को बना के देखो जरा एक बार, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखो, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना CnH2n+2, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए होता है, लेकिन ये सिर्फ एल्केन थोड़े ही ना है, ये तो एक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, इसलिए नहीं लगा सकते हम फॉर्मूला। भाई कोकोनट ऑयल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो ना, कौन से फैटी एसिड्स हमारे सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड वाले होते हैं ना। तो जो कोकोनट ऑयल होता है आपका, वो सैचुरेटेड होता है, या फिर जो घरों में वनस्पति घी ये सब होता है वो सैचुरेटेड, और जो हम घरों में वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं या फिर सरसों का ऑयल होता है, वो सब अनसैचुरेटेड होता है। इसलिए एंड इनका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब याद रखने का तरीका होता है ये, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड्स इनके अंदर प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कराना इजी होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कराना। तो यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड वाले लिक्विड बन जाते हैं अपने डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करा के रूम टेम्परेचर पे। लो मेल्टिंग पॉइंट, कम ही आप उसको टेम्परेचर दोगे, उस पे उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, बट सैचुरेटेड वालों के नहीं होंगे। ऐसे इनको याद रख सकते हैं आप। यहां तक क्लियर? चलो अब आता है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन, अभी तो हमने देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अब एक और इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और
डेराइव्ड लिपिड्स। डिफरेंस भी बताओ उसमें क्या होता है। सिंपल लिपिड्स तो जैसे हमने अभी आपको ट्राइग्लिसराइड बनाया था, बिल्कुल ऐसा। कंपाउंड में क्या होगा, ये तो बिल्कुल एज ट्राइग्लिसराइड, जैसा हमारा ट्राइग्लिसराइड था बिल्कुल वैसा। यहाँ पे कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और इसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा या अदर लिख लेना, प्लस एक्स्ट्रा ग्रुप। अगर कोई ऐसा ग्रुप आके ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड लिपिड। और डेराइव्ड लिपिड में क्या होगा, डेराइव्ड लिपिड में आपकी हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होगी। हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है, लॉन्ग चेन प्लस रिंग्स, दीज आर डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में दो क्लासिफिकेशन, फैट और वैक्सेस। फैट वही जनरल हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बस वैक्स में क्या हो जाएगा, वैक्स में आपकी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन दोनों की कुछ चेन लॉन्ग हो जाती है, बट डेराइव्ड लिपिड की जैसी नहीं होती। डेराइव्ड लिपिड में साइड चेन्स बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती हैं, इसके अंदर हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की चेन को लॉन्ग करा देते हैं। तो वैक्स वो होंगे जिसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल। फैट नॉर्मल एक ही फैटी एसिड एक ही ग्लिसरॉल। कंपाउंड में फैटी एसिड ग्लिसरॉल और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आके ऐड हो रहा है। एग्जांपल्स लिखो, इसका एग्जांपल तो नॉर्मल हमारा ग्लिसराइड। हम स्क्रीन लैग रही है। नहीं हो रही है लैग, देखो मैंने अभी लिखा एग्जांपल, दिख रहा है। नहीं मैं अपने फैट और वैक्सिस लिखा है ना वहां पर। वहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, अच्छा मैम, ओके। सिर्फ बताया है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। और डेराइव्ड लिपिड में एग्जांपल लिख लो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर स्टेरॉइड्स। लिखो फटाफट से, आज ही लिपिड वाला टॉपिक हम लोगों को फिनिश करना है। इसके बाद कौन सी क्लास है, फ्रॉम फिजिक्स। यहां तक नोट डाउन कर लिया ना सबने। मैम डेराइव्ड के एग्जांपल क्या है? डेराइव्ड की एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और स्टेरॉइड्स। चलो अब फर्स्ट हेडिंग डालो, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड को ही हम लेसिथीन भी बोल सकते हैं। और फोस्फोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी आनी चाहिए बस। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, एकदम नॉर्मल वे में देखो, CH2O C डबल बॉन्ड OR। पहले ये मतलब मैं ये बना रही हूँ, देखो ग्लिसरॉल ही बना रही हूँ पहले, CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल, फैटी एसिड अटैच कर दिया। बस थर्ड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर वाला कार्बन है जो ग्लिसरॉल का, उसमें फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा बीच में, ये देखो। और यहाँ पे एक साइड चेन, इसको बोलते हैं हम आपका फोस्फोलिपिड। कौन सी चेन चेंज हुई, सिर्फ ये वाली। आपकी एनसीईआरटी ये डायग्राम बनाती है, बनाना आना चाहिए आप लोगों को ये। इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे ना, सिर्फ इतने वाले पार्ट को, इसको शॉर्ट में देखो कैसे लिख सकते हो आप लोग, C2H4 N
CH3 का होल थ्राइस, ऐसे लिख सकते हो ना, C2H4 Yes, ma'am. CH3 का होल थ्राइस, ऐसे। तो एनसीईआरटी हो सकता है आपको इस स्ट्रक्चर और इसको ऐसे शॉर्ट में करके लिख दे और आपसे पूछे कि कौन सा फैटी एसिड है, इसका कॉमन नेम भी पूछ सकते हैं, तो कॉमन नेम भी याद रखना है। हो गया। तो ये पहला हमारा फोस्फोलिपिड। सेकंड मैंने आपको लिखवाया था कंपाउंड में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। अब देखो ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के अंदर। हम लोगों ने पढ़ते हैं ना, माइलिन शीथ होता है पार्ट जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेजेंट इन, तो जो उसका माइलिन शीथ होता है ना वो ग्लाइकोलिपिड का बना होता है, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। सिर्फ इसका एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे कि ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। या फिर इसकी 3 फॉर्म्स भी हो सकती हैं, फैटी एसिड्स की फॉर्म, जैसे कि माइलिन शेथ के नीचे क्या लिखा है? इसके पीछे माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन, इन फॉर्म्स में भी ये पाया जा सकता है। अल्कोहल स्फीनोगोसिन या फिर शुगर गैलेक्टोज। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ये, बट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट आता है आपका लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन भी आपका प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये फोस्फोलिपिड लिपोप्रोटीन्स। और लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोटीन के बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं ऐसे, और इन प्रोटीन के पॉकेट्स के अंदर लिपिड्स भरे रहते हैं, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स भरे रहते हैं ऐसे। तो इनको बोल सकते हैं हम आपका पॉकेट्स ऑफ प्रोटीन्स। किससे फिल्ड है? फिल्ड विद ट्राइग्लिसराइड या लिपिड ले लेना। और इन्हीं पॉकेट्स को हम काइलोमाइक्रोन बोल सकते हैं। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, नाम सुना ही होगा। काइलोमाइक्रोन्स स्ट्रक्चर सेल के अंदर दिखा देते हैं कभी कभी लेबलिंग्स में। क्या जो सेल मेम्ब्रेन तो जो फॉस्फोलिपिड से बनती है ना? हाँ, फॉस्फोलिपिड से बनती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी तो प्रेजेंट होती हैं और भी एक्स्ट्रा लिपोप्रोटीन्स भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे ना आपको डिटेल में तब देखना। ओके मैम। मैम ओके। यहाँ तक हो गया ना? चलो अब बचता है हमारा इसका लास्ट टॉपिक, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर याद रखना है आप लोगों को। आते किसी को कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाना? पहले एक हेक्सेन रिंग बनाओ। अच्छा, हेक्सेन और बेंजीन रिंग में क्या डिफरेंस होता है? बेंजीन रिंग फॉर्म में होता है, हेक्सेन रिंग फॉर्म में। क्या ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये इसको हम एरोमेटिक कहते हैं। हेक्सेन और बेंजीन में कोई एक छोटा सा डिफरेंस बताओ ना। हम जो एरोमेटिक होता है एरोमेटिक क्यों बोलते हैं हम किसी को? बेटा हेक्सेन
अच्छा चलो हेक्सेन रिंग नहीं होती, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। अब तो बताओ, अब तो साइक्लोहेक्सेन तो रिंग है ना। हाँ, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है और रेजोनेंस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक क्यों बोलते हैं हम लोग? जब उसके अंदर रेजोनेटिंग की स्ट्रक्चर्स बने, या फिर उसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर, या फिर एक फॉर्मूला भी तो होता है ना, एक शायद 2n+2 ऐसे कुछ करके, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने की। अल्टरनेट बॉन्ड्स होने चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर पोलैरिटी बनी रहती है। Conjugation. कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाँ, तो देखो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं कि ये एक मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉइड है एनिमल टिश्यूज का। मोस्ट अबंडेंट क्या है? स्टीरॉइड। लिख लो इस पॉइंट को, मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉइड। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। और ये आपकी एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, एंड इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइडल हॉर्मोन्स। प्रीकर्सर ऑफ, और ये किस टाइप का लिपिड है? किस टाइप का लिपिड है ये? पता है? कोलेस्ट्रॉल के अंदर कोई फैटी एसिड्स देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को? कोई COH बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है ना? नो मैम। नहीं देखा। तो इसका मतलब यहाँ पे फैटी एसिड्स एब्सेंट होता है। फैटी एसिड्स एब्सेंट है। कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं कि इसकी फैट के जैसी प्रॉपर्टी होती है, बस फैट लाइक प्रॉपर्टी, ये चीज। ये एनिमल्स के आगे PM क्या है? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। हाँ, ओके मैम। एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इट इज द स्टीरॉयडल ऑफ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन। लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, फैटी एसिड्स एब्सेंट होता है, फैट लाइक प्रॉपर्टी होती है। बस इतना याद रखना, और इसके स्ट्रक्चर को याद रखना, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरॉन हो गए। तो जरूरी नहीं फैटी मैन में कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाँ जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जनरली आपकी हार्ट में, सुना ना, हार्ट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कभी भी। फैट स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू के पास एक्यूमुलेट होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता वहां पे। कोलेस्ट्रॉल हमेशा ब्लड का बढ़ता है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स होते हैं इसके अंदर। हॉर्मोन्स का एक प्रिकर्सर है। ये तो कभी भी नहीं बोलते कोई इंसान बहुत फैटी है, मतलब मोटा है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है ज्यादा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स भी तो